हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया था जिसको हम कह रहे थे ह्यूमन ब्लड। और ह्यूमन ब्लड में भी हमने पढ़ लिया था कि ब्लड क्या होता है, कितनी टाइप का होता है, कैसे कैसे उसका काम होता है। तो जो हमने ब्लड था उसमें ये पढ़ लिया था कि ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। और जो लिक्विड पार्ट था उसको हमने प्लाज्मा कहा था, और जो सॉलिड पार्ट था उसमें क्या होती है, 3 ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सा? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो हमने कल की क्लास में ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आप कल की क्लास एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाली क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन ब्लड होता है, मैंने उसमें बताया था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या कहा था मैंने, वही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हम करेंगे प्लाज्मा स्टार्ट, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? मैंने अभी बताया कि लिक्विड पार्ट होता है। हमारे ब्लड का 55% लिक्विड पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये कैसे कलर का होता है? लाइट येलो कलर का या पेल येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर का दिखता है, ठीक है। और मैंने ये चीज बताई है कि हमारे शरीर में कोई भी कलर है, शरीर क्या कोई भी कलर है, उसके पीछे किसका रोल होता है? पिगमेंट का। यानी जहां पर भी कलर शब्द आएगा उसका मतलब वो कलर कौन दे रहा होगा? कोई ना कोई पिगमेंट दे रहा होगा। ब्लड है, उसको रेड कलर कौन दे रहा था? पिगमेंट ही तो दे रहा था ना। उस पिगमेंट का नाम क्या था? हीमोग्लोबिन। वैसे ही क्या होता है, जो येलो कलर है उसको कौन देता है? बिलिरुबिन। ये याद कर लेना, एग्जाम में भी आता है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन होता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है लीवर में। यानी उसको कौन बनाता है? लीवर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो येलो कलर है प्लाज्मा का वो कौन सा पिगमेंट बनाता है? बिलिरुबिन। और ये बनता कहाँ है? लीवर में। यानी इसको कौन बना रहा है? लीवर। अब यही लीवर जब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में बिलिरुबिन बनाने लग जाता है। और एक्सेस कब बनाएगा? जब लीवर सही से काम नहीं कर रहा होगा, जब लीवर खराब होने लग रहा होगा, तभी तो ये एक्सेस बनाएगा ना, तभी तो इसमें गड़बड़ी होगी। तो ये क्या बन जाएगा? जब एक्सेस बिलिरुबिन बन जाएगा ना तो हमें जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये पीला कलर देता है, तो पूरी जगह आंख पीली, नेल्स पीली, हाथ पीले, तो पूरा शरीर हमें पीला पीला दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन अब ज्यादा बन रहा है, लीवर इसको ज्यादा बनाने लग गया है। क्यों? लीवर खराब हो जाता है, तभी तो जॉन्डिस में लीवर ही तो खराब होता है सबसे पहले, ठीक है। तो मतलब शुरुआत होने लग जाती है लीवर खराब की। तो ये क्या हो जाता है? बिलिरुबिन क्या कर देता है? जॉन्डिस। ये भी एग्जाम में आता है कि लीवर के एक्सेस बिलिरुबिन बनाने से कौन सी डिजीज होती है? जॉन्डिस, ठीक है। यानी पीलिया, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? सबसे पहले तो ये वाटर से मिलकर बना है। यानी प्लाज्मा में क्या है? सबसे ज्यादा वाटर ही है। ये समझ लो कि प्लाज्मा पूरा वाटर ही है। कुछ परसेंट उसमें एक्स्ट्रा चीज भी मिली होती है, जैसे क्या प्रोटीन। 7% ओनली प्रोटीन है इसमें, लेकिन 92% इसमें क्या है? पूरा वाटर है। तभी कहते हैं कि खूब पानी पिया करो, तभी हमारा ब्लड भी बनता है। अब क्या है, जो 92 और 7 ये तो हो गए 99, लेकिन जो ये 1% है ना, ये 1% में ग्लूकोज, आयंस, यूरिया, मिनरल्स, हार्मोन्स, जो भी हमारे शरीर में और भी जो हमें जरूरत होती है वो बस 1% में होते हैं। बाकी क्या होता है? सबसे ज्यादा वाटर और ये प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी आगे को पढ़ेंगे। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, ये वाले, ये तो वाटर है, ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है प्लाज्मा प्रोटीन? एल्बुमिन, ये याद कर लेना। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो अब इसमें बता देती हूँ। जो एल्बुमिन है वो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है हमारे शरीर में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? आयंस और मिनरल्स की बैलेंसिंग करता है हमारे शरीर में। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। और जो ग्लोब्यूल होता है ना, वो एंटीबायोटिक्स बनाता है। एंटीबायोटिक्स बनाने का काम होता है ना। एंटीबायोटिक्स, जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन चले जाता है तो उसको उसके खिलाफ लड़ने के लिए कौन होते हैं? एंटीबॉडीज ही तो होते हैं। और जो ये 3 होते हैं, थ्रोम्बिन,
फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो तीन होते हैं ना प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ये ब्लड क्लॉटिंग करा, ये याद कर लेना। उसमें से अगर एग्जाम में आ गया कि जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो कौन सा प्रोटीन करता है, तो वो एल्ब्यूमिन है। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, ग्लोब्यूलिन है। और जो ब्लड क्लॉटिंग करता है उसमें कितने होते हैं, 3 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन हमने सीधे सीधे बता दिया कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। और हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ये आयरन मिनरल्स की बैलेंसिंग कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये करता है हमारे टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। तो हमने लिख दिया बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। हमने अभी अभी पढ़ा है ब्लड क्लॉटिंग को करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और हमारा पीएच भी, वाटर है ना 92% ही तो ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, कभी वाटर ज्यादा कभी कम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो हमारा जो ब्लड है ना वो भी क्या हो जाता है, कभी कभी पीएच में ऊपर नीचे आ जाता है। तो उसको बैलेंस करने का काम भी किसका होता है, इस प्लाज्मा का ही होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा के फंक्शन है। ये जो प्लाज्मा के फंक्शन क्या हो गए, एक तो आयरन मिनरल जितने भी हमारे शरीर में उसको बैलेंस करता है, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है, हमारे ब्लड के पीएच को बैलेंस करता है, और ब्लड क्लॉटिंग करता है, एंटीबॉडीज करता है। तो ये सब आपको प्लाज्मा में याद कर लेना। अब क्या होता है, एक और होता है, आपने पढ़ा होगा सीरम, कहते हैं ना सीरम। सीरम, ये सीरम है क्या, देखो अगर क्या करेंगे हम हमारी ब्लड से आरबीसीज को निकाल देंगे। आपको पता है कि ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होते हैं, पता है, मैंने कल की क्लास में पढ़ा था। अब इस ब्लड से क्या करेंगे, अगर हम आरबीसी को निकाल देंगे, आरबीसीज को निकाल देंगे तो क्या बनेगा तब, प्लाज्मा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या करते हैं, हमारे जो प्लाज्मा है उसमें आरबीसी नहीं है इसमें, ठीक है। यानी क्या होता है, ब्लड से आरबीसीज को निकाल देंगे तो वो प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा से भी इस फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम। सीरम शब्द आ गया समझ में, क्या होता है, प्लाज्मा में से, इस प्लाज्मा में से, और ये प्लाज्मा क्या है, इसमें आरबीसीज नहीं है। साफ पता चला है कि ब्लड में से जब आरबीसीज निकालेंगे तो तब उसको हम प्लाज्मा कह रहे हैं, पता ही होगा। और जब इस प्लाज्मा में से भी हम फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन था जो ब्लड क्लॉटिंग कर रहा था उसको निकाल दे रहे थे, तो क्या बन जा रहा है, सीरम। तो साफ साफ एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो सीरम है वो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजन तो है ही नहीं, और फाइब्रिनोजन ही तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है यहाँ पर। तो जो ब्लड क्लॉटिंग कराने वाला प्रोटीन है वो क्या है, फाइब्रिनोजन सीरम में नहीं होता है। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक बार आपको बता दिया है कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देंगे तो वो क्या होगा, सीरम होगा। यानी उसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग की जो भी प्रोसेस होगी वो नहीं हो रही होगी सीरम में। अब हम पढ़ते हैं आरबीसीज। आरबीसीज क्या है, मैंने बताया था कि आरबीसीज क्या होती है, सॉलिड पार्ट में होती है, और ये क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब सेल्स क्यों कहते हैं, हमें पता है कि सेल्स, इसको क्यों कहते हैं, सेल में तो सारे ऑर्गेनल्स होने चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिंपल आरबीसीज होती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो इसको सेल्स इसलिए कहा है क्योंकि क्या होता है, पहले इसमें क्या था, न्यूक्लियस बनता था, मतलब बनता है फिर बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए इसको सेल कहा। नहीं तो इसको ब्लड सेल्स, कार्पल्स कहते हैं, कणिकाएं, कार्पल्स मतलब कणिकाएं कहते हैं इसको। रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है तब, और डिस्ट्रॉय क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये सेल है तो ये सेल है तो इसमें इतना पार्ट तो न्यूक्लियस ही होगा, तो ये तो सारा पार्ट न्यूक्लियस क्या करेगा, आरबीसीज का तो पूरा कवर खुद से ही कर लेगा, तो ये O2 का ट्रांसपोर्ट करेगा ही कैसे, O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे हम तक ब्लड बनेगा, पहुंचेगा। तो क्या होगा, अगर ये ही नहीं रहेगा न्यूक्लियस, तो देखो हमें इतना एरिया मिल जा रहा है O2 का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो क्या कर, इसलिए क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसको इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आरबीसी न पूछ के इरेथ्रोसाइट्स पूछ लेंगे तो कंफ्यूज मत होना, इसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ये भी याद कर लेना, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें आरबीसीज कितनी होती हैं, तो मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। जो आरबीसीज होती है वो मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है, तो जो मेल में आरबीसीज होती है 5.5 to 5 मिलियंस, यानी याद रखना कि जो आरबीसीज होती है वो मिलियंस में होती है, तो मेल में तो कितनी होती है 5 to 5.5 मिलियंस होती है 100 ml HB में, यानी हीमोग्लोबिन में, और फीमेल में होती है 4 to 4.5 मिलियंस।
अब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? जो आरबीसीज होती है, मैंने कल बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो आरबीसीज कहाँ होती है? ब्लड में ही तो होती है। तो इसका भी फॉर्मेशन कहाँ से होगा? बोन मैरो में ही होगा। लेकिन कौन सी बोन मैरो में होगा? रेड वाले पार्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? रेड बोन मैरो में। और लेकिन ये तो अडल्ट की बात हो गई। अगर हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पूछेंगे, यानी जब बच्चा क्या होता है, अपनी माँ के गर्भ में ही होता है, तो तब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये जो आरबीसीज होती हैं वो कहाँ बनती हैं? अब ऐसा तो है कि जो जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट में है तब तक तो उसकी मदर ही वो ब्लड सप्लाई कर रही है ना। लेकिन क्या होती है, एक स्टेज ऐसी भी तो आएगी ना कि एम्ब्रियो खुद से भी अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो उस टाइम पे ये जो आरबीसीज बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? लीवर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो आरबीसीज होती है उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। अडल्ट के केस में तो कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो में। जो कहाँ पर होती है? बोन्स के अंदर जो कैविटी होती है ना, खोखली एम्प्टी पार्ट, उसमें बनता है बोन मैरो। लेकिन इन कंडीशन ऑफ एम्ब्रियोनिक तो क्या बन जाती है? वो कहाँ पर बनती है? वो लीवर में। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अडल्ट में आरबीसीज कहाँ बनती है और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कहाँ पर बनती है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गन है या कोई भी सेल है तो वो क्या होगी, एक बार बनेगी तो उसका एक बार मरना तय है। मतलब कोई भी चीज बनती है तो उसका डिस्ट्रॉय होना भी तय है। तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, मतलब कि वो कब कितने दिन तक जिंदा रहती है, उसका सर्वाइव कितने दिन तक करती है वो, तो उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। तो जो आरबीसीज होती है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? ओनली 120 डेज। तो 120 डेज मतलब वो क्या करेगी, केवल 120 दिन तक ही जिंदा रहेगी, उसके बाद वो खुद से ही खत्म हो जाती है। और आरबीसीज क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वो कहाँ चली जाती है? स्प्लीन में या लीवर में मरने के लिए। कहने का मतलब है कि जैसे ही उसके 120 डेज पूरे हो जाते हैं वो अपने आप ही लीवर में या स्प्लीन में चली जाती है। सबसे ज्यादा स्प्लीन में जाती है, क्या लीवर में कम जाती है। तो हम क्या करते थे, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। सबको पता ही होगा ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान होता है ना, तो मतलब मरने के बाद वहीं तो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब भी कोई भी आरबीसीज की डेथ हो जाती है या उसके 120 डेज पूरे हो जाते हैं तो वो मरने के लिए कहाँ चली जाती है? स्प्लीन में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। और ओनली स्प्लीन ही नहीं होता है, लीवर में भी जाती है, लेकिन लीवर में बहुत कम जाती है। इसका मतलब देखा लीवर का कितना रोल है, हर जगह लीवर लीवर। इसलिए अपने लीवर को बिल्कुल बचा के रखना है, क्योंकि लीवर कितने काम कर रहा है। यहाँ पर भी लीवर काम कर रहा था, यहाँ पर भी लीवर काम कर रहा है। वैसे लीवर के अपने तो बहुत कई सारे फंक्शन है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि ग्रेवयार्ड और आरबीसीज क्या है, तो तब तो स्प्लीन आ जाएगा आंसर। अगर स्प्लीन और लीवर दोनों आएंगे तो बोथ लगा देना है, और स्प्लीन नहीं आया तो लीवर लगा देना है। और ओनली लीवर आया तो ये मत सोचना कि स्प्लीन तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। अब इतना तो हमें समझ आ गया। तो हम इसलिए अब देखो स्प्लीन क्या होता है ना, स्प्लीन एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या हो गई, सारी आरबीसीज आ गई यहाँ पर, सारी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। अब थोड़े दिन ये यहीं पर क्या होती है, स्टोर रहती हैं, और 120 डेज के बाद मैंने कहा था मर जाती है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, इनका रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में क्या हो जाता है, जो आरबीसीज होती है ना उनका रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, मतलब वो दोबारा से बनने लग जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1 से 120 दिन तक वो रहेंगी, फिर मर जाएंगी, फिर बनेंगी, फिर 120 दिन रहेंगी, फिर मर जाएंगी। तो ये आरबीसीज ऐसे अपना काम करती है। अब क्या होती है, जैसे ही आरबीसीज यहाँ पर बन गई तो फिर ये क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टोर हो जाती है। अब ये स्टोर हो जाती है, और फिर क्या होता है, जब हमारे शरीर में कभी आरबीसीज कम हो जा रही है, जैसे हम कभी कभी होता है ना ब्लड कम हो जाता है, ब्लड मतलब आरबीसीज अगर कम हो जा रही है, तो ये क्या होता है, स्प्लीन जो बॉडी होती है वो कहती है भाई स्प्लीन थोड़े से हमें ये आरबीसीज दे दे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टोर रहती है आरबीसीज, और ये आरबीसीज हमारी जरूरत हमारी भी पूरी कर देती है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। इसका मतलब जो स्प्लीन है उसको ग्रेवयार्ड और आरबीसीज तो कहते ही हैं, उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी का। क्योंकि जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जब आरबीसीज हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत कमी हो रही होती है, तो ये स्प्लीन दे देता है। लेकिन अब फिर ज्यादा ही कमी हो गई तो फिर तो हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, हेमेटोक्रिस्ट क्या है। हेमेटोक्रिस्ट अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो हेमेटोक्रिस्ट क्या होता है।
आरबीसीज और प्लाज्मा का जो रेशियो होता है ना, उसको कहते हैं हीमेटोक्रिस्ट। जब कभी भी आप देखना, कभी भी ब्लड टेस्ट कराना, तो उसमें सबसे पहले हीमेटोक्रिस्टी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जिसमें आरबीसीज होती हैं और प्लाज्मा, कितनी आरबीसीज हैं कितनी प्लाज्मा है, उसका रेशियो यानी उसका अनुपात दिया होता है। अब ये सबका अलग अलग होता है, जिसकी जितनी आरबीसीज होगी उस हिसाब से उसका प्लाज्मा होगा। तो हीमेटोसिस्ट से पता चलता है कि हमारा ब्लड कितना अच्छा या कितना प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने कल भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ब्लड को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। उस वैसे आरबीसीज को नापने के लिए भी हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। शेप तो पता ही है आरबीसीज का, ओवल टाइप का होता है, ऐसे ओवल दिखने में कैसा होता है, ओवल टाइप का। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका शेप क्या होगा, बाइकॉनकेव। ठीक है, बाइकॉनकेव टाइप का होता है। वैसे इसका शेप पेड़े जैसा होता है, ऐसे ऐसे राउंड होता है और बीच से थोड़ा सा धसा टाइप का होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम ओवल शेप। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे बाइकॉनकेव, इसको हम हिंदी में पेड़े का शेप भी कह सकते हैं। और ये जो आरबीसीज होती है ना, वो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है, सबसे छोटी होती है। अब देखो, अगर इसकी क्या होगी, अगर इसकी क्वांटिटी कहेंगे हम, अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो जो आरबीसीज होती है ना, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं और उसके बाद क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। लेकिन अगर हम साइज देखेंगे, अगर हम साइज देखेंगे तो जो जब सबसे मतलब जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होंगी उन्हीं का तो स्मॉल साइज होगा ना। जब छोटे 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 साइज होंगी तो तभी तो वो ज्यादा उसमें रह सकती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है आरबीसीज की तो साइज सबसे छोटा किसका होगा, आरबीसीज का होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरबीसीज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। मैंने बताया था 3 तरीके की ब्लड सेल होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है साइज में, फिर प्लेटलेट्स होता है और फिर होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आरबीसीज है इसमें न न्यूक्लियस होता है न माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, आरबीसीज खुद ही इतनी छोटी है और उसमें भी वो अपने अंदर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया रह दिया, तो फिर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाएगी, अपना काम तो कर ही नहीं पाएगी ना, सारा स्पेस तो यही ले लेंगे। इसलिए क्या होता है, जो आरबीसीज होती है उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई बायोलॉजी है तो वो बिना एक्सेप्शन के थोड़ी होगा, उसमें काम थोड़ी चलेगा। तो एक्सेप्शन में क्या होते हैं, जो 3 जितने भी हम मैमल्स पढ़ते हैं ना, उसमें वो सब भूल जाओ, बस 3 एनिमल्स को याद रखो, कैमल, जिराफ और लामा। ये लामा क्या होता है, ये कैमल का ही एक छोटी फॉर्म कहते हैं कि छोटा छोटा कैमल, ऐसे ये ढोने के लिए काम आते हैं ये सब। तो कैमल, जिराफ और लामा जो है, ये 3 ऐसे मैमल्स हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है एक्सेप्शन में। आप तो ये सोचोगे ना आरबीसीज में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, कैमल और उसका वो आएगा तो आप सोचोगे इसमें तो होता ही नहीं, गलत हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कैमल, जिराफ और लामा। ठीक है, और ये 3-4 चीजें याद कर लेना कि लार्जेस्ट आरबीटी यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी आरबीसीज किसकी होती है, जो एम्फीबियंस होते हैं ना उसमें भी किसकी होती है, एक एम्फीफ्यूमा करके एक एम्फीबियन है उसकी होती है। और स्मॉलेस्ट क्या होती है, जो मस्कट डियर होता है ना, कस्तूरी हिरन, उसकी होती है। और लार्जेस्ट आरबीसीज इन मैमल्स, अब हम में मतलब मैमल्स जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें सबसे बड़ी किसकी होती है, एलिफेंट की, क्योंकि एलिफेंट तो खुद ही बड़ा होता है। और स्मॉलेस्ट तो क्या होती है, वही मस्क डियर ही होती है, क्योंकि मस्क डियर क्या होता है, मैमल भी होता है और पूरे यूनिवर्स में भी ये सबसे छोटा यही होता है। ये 4 याद कर लेना। अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें तो जो एक एम्फीबियन है जिसको एम्फीफ्यूमा कहते हैं वो सबसे बड़ा है, और जो मस्क डियर है हिरन वो सबसे छोटा है। और अगर मैमल की पूछेगा तो एलिफेंट हो जाएगा, और छोटा पूछेंगे तो मस्क डियर। अब आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है, आरबीसीज का जो मेन फंक्शन होता है उसका काम ही O2 का ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन यानी गैसियस ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और पूरे हमारे शरीर में बहता रहता है। कैसे, देखो जैसे कोई भी, मैंने कहा था कि जो हीमोग्लोबिन है उसका काम ही क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करवाना। अब जैसे कोई भी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, HBO2, यानी इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना देगा। तो इसका मतलब गैसियस ट्रांसपोर्टेशन तभी कह रहे हैं। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो 4 को करता है, 1 2 3 4।
ठीक है। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पर, ये कैसा होता है देखो, जैसे ग्लूकोज होता है ना, हम कुछ खाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, ये ग्लूकोज क्या करेगा, यहाँ से जो भी O2 आ रही है उसको तोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP मतलब तो आपको पता ही है ना, एनर्जी। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और क्या बनेगा, ATP मिलेगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। हम खाते क्यों है, एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है वो रात दिन काम कर रहे हैं और उनको एनर्जी चाहिए, हार्ट को, किडनी को, लंग को, लीवर को, हर किसी पार्ट को, सेल्स को, सारी मतलब कि सारी सेल्स को ATP यानी एनर्जी की जरूरत होती है। और यहाँ पर हम खाएंगे ही नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी। अब क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, ये जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ये यहाँ टूट के ATP बनाएगा, यही हमारे शरीर में चले जाएगा। तो ये था क्या था, RBCs के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे WBC के बारे में और उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में, और फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। उसके तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।